Hello everyone, I am Arpita Pal, your educator, and today we will be starting another topic from ancient Indian history, the Guptas. Till now we have studied about the Mauryas, the Vedas, Vedic age, Indus Valley civilization, but today we will be starting with the Guptas. But before beginning, I have an important announcement for you all. You can subscribe to our YouTube channel Arpita Sharma Classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs for your prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes, important Indian polity topics classes, economics classes and economics MCQ series. You can press the bell icon and never miss an update. Also, Arpita Sharma ma'am is taking live plus courses on Unacademy Plus to ease your UPSC preparation. You can join Unacademy Plus and get 10% discount by using the code SharmaYT10 SHARMAYT10. Now let's begin. Gupta age began around 300 AD. गुप्ता एज की अगर बात करें तो जैसे जो भी दूसरा या प्रीवियस एम्पायर था, जैसे जैसे वो डिक्लाइन की तरफ गया, वैसे वैसे गुप्ता एज जो थी वो ओरिजिनेट हुई अराउंड 300 AD कह सकते हैं. हम रफली आइडिया ले सकते हैं कि 300 AD के आसपास गुप्ता एज का ओरिजिन हुआ या गुप्ता एम्पायर का ओरिजिन हुआ. चंद्रगुप्त की अगर बात करें, यहाँ पे ही इज नॉट चंद्रगुप्त मौर्य, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट. यहाँ पे हम गुप्ता डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, मौर्यन की नहीं. सो चंद्रगुप्त का जो पीरियड है या चंद्रगुप्त का जो पीरियड है दैट इज अराउंड 320 CE. अर्ली गुप्ताज जो थे, फॉर एग्जाम्पल श्री गुप्ता एंड घटोत्कच गुप्ता, दे वर ऑल्सो नोन एज इम्पीरियल गुप्ताज. यू शुड रिमेंबर इट, क्योंकि कल को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हु अमंग द फॉलोइंग वर नोन एज या हु from the following options was known as the imperial Gupta, so you must know about it, or you must know it that Sri Gupta and Ghatotkacha Gupta were known as were also known as imperial Guptas. Now sources. अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेसन्स करे हैं उसमें सब में सोर्सेज की बहुत इंपॉर्टेंस रही है, क्योंकि अगर सोर्सेज नहीं होते तो हमें किसी भी डायनेस्टी, किसी भी एम्पायर या किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. ऐसे ही अगर गुप्ता एम्पायर की बात करें तो यहाँ पर भी दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. द लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड वेरियस बुक्स रिटन बाय कालिदास एंड आप लोगों ने कालिदास की बहुत सारी बुक्स के नाम सुने होंगे, जैसे मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम. ऐसे ही बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में बताते हैं. ऑल्सो बुक्स लाइक कौमुदी महोत्सव, मृच्छकटिकम बाय शूद्रक, कमंडक नीतिसार, नारद स्मृति, बृहद स्मृति, ये सारे अलग अलग लिटरेरी सोर्सेज हैं. अब इन सोर्सेज को हम सेक्युलर या फिर रिलीजियस लिटरेचर में भी डिवाइड कर सकते हैं. वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट. अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे ही अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो वेरियस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, पिलर एडिक्ट्स, स्टोन एडिक्ट्स, ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिन्होंने हमें बताया कि गुप्ता एज के जो किंग थे वो कौन थे, या फिर जो एम्पायर था वहाँ पे किस तरह की सोसाइटी थी, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती थी. नाउ डीलिंग इन डिटेल न्यूमिस्मैटिक एविडेंसेस. आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ न्यूमिस्मैटिक्स. सो कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि गुप्ता एज में किस तरह के कॉइन्स चलते थे, या फिर गुप्ता एज में जो कॉइन्स थे उनमें कौन सा मटीरियल या कौन सा मेटल यूज़ होता था. तो कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर प्रेवलेंट. ऑल्सो हम ये भी देख सकते हैं कि गुप्ता एज में कॉइन्स पर कुमारा देवी की फ़ोटो या कुमारा देवी की जो इमेज है वो भी इंस्क्राइब की गई थी, जो कि पहली बार हुआ था किसी भी एम्पायर में. कुमारा देवी कौन थी, यू विल गेट टू नो इन फर्दर स्लाइड्स. ऑल्सो कई कॉइन्स में हमें अश्वमेध जो यज्ञ होता है ना, अश्वमेध यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है, ऐसे ही कुछ कॉइन्स में गुप्ता पीरियड के अश्वमेध यज्ञ को भी डिफाइन या डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि कुमार गुप्ता जो थे हु वाज वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, वो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया करते थे और इसीलिए उनके कॉइन्स में अश्वमेध यज्ञ की जो इमेज है वो इंस्क्राइब की गई है. सेक्युलर लिटरेचर एंड रिलीजियस लिटरेचर. अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दो तरह के सोर्सेज हैं जो कि हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. अब लिटरेचर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो डिवाइड लिटरेचर इनटू टू पार्ट्स, religious literature and secular literature. Secular literature is one which does not deal with any particular religion. Secular का मतलब होता है कि एक किसी particular religion की तरफ bias नहीं है, सारे religions जो हैं उनको equal importance दी गई है.
ऐसे ही अगर सेक्युलर लिटरेचर की बात करें तो सेक्युलर लिटरेचर में भी किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस ना देकर सारे रिलीजन्स की बात की गई है या फिर किसी एक रिलीजन की तरफ कोई बायस नहीं शो किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कमंडक नीतिसार, कमंडक नीतिसार जो है उसको आप अर्थशास्त्र के इक्विवेलेंट कह सकते हैं। अब अर्थशास्त्र मॉडर्न एम्पायर में प्रेवलेंट था। अर्थशास्त्र हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, स्टेट कंट्रोल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंग क्या होनी चाहिए वो बताता था। ऐसे ही कमंडक नीतिसार भी बताता है कि जो स्टेट है वह कैसे कंट्रोल करना चाहिए या फिर जो किंग है उनको क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। सो इट कैन बी कॉल्ड एन इक्विवेलेंट ऑफ अर्थशास्त्र। Also, Devi Chandraguptam by Vishakha Dutt is a secular literature. Mritchakatikam by Shudrak and Kaumudi Mahotsav by Vajjika. These are all secular literature. अब religious literature की बात करें तो कथा सरित सागर, काव्य मीमांसा एंड स्वप्नवासव दत्त. स्वप्नवासव दत्त, काव्य मीमांसा एंड कथा सरित सागर are religious literature. Now the question arises, who were actually the Guptas? Guptas थे कौन, कहाँ से आए थे? जैसे हमने आर्यन सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि आर्यन इन्वेजन हुआ था नॉर्थ वेस्ट साइड से, फाइनली फिर वो लोग इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ सेटल हो गए थे। बहुत सारे सोर्सेज थे जो ये कंफर्म कर रहे थे। ऐसे ही अगर गुप्तास की बात करें तो गुप्तास के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि सामने आई हैं या फिर बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं गुप्तास के ओरिजिन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल KP जायसवाल कहते हैं देवर ऑफ शूद्र ओरिजिन, कि गुप्ता शूद्र थे किसी एक प्रीवियस किंगडम में या फिर एक एंशिएंट किंगडम में और उसके बाद ये उस किंगडम से इंडिपेंडेंट होकर अपना एम्पायर इन्होंने बना लिया, ऐसा KP जायसवाल कहते हैं। RC मजुमदार सेज दैट देवर ऑफ क्षत्रिय ओरिजिन, whereas HC चौधरी कॉल्स देम फ्रॉम ब्राह्मण ओरिजिन। तो 3 हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अपनी 3 अलग अलग थ्योरीज दी हैं बेस्ड ऑन द वर्णा सिस्टम। उन्होंने कहा कि कौन से वर्ण को बिलोंग करते थे, ये हर हिस्टोरियन ने अपनी अलग थ्योरी दी है। KP जायसवाल कॉल्स देम ऑफ शूद्र ओरिजिन, RC मजुमदार ऑफ क्षत्रिय ओरिजिन एंड HC चौधरी ऑफ ब्राह्मण ओरिजिन। बट वी कैन कंक्लूड एनीथिंग और नथिंग कैन बी कंक्लूडेड बिकॉज बहुत सारी थ्योरीज हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है। Now we come to the Gupta Empire or the various kings that ruled the Gupta Empire. Early Guptas हम लोगों ने अभी देखा था that Shri Gupta and Ghatotkacha Gupta were known as the imperial Guptas also. So first dealing with them. Shri Gupta was the founder of Gupta Empire and It Singh, a Chinese foreigner or a Chinese traveler, wrote about him. So the founder of Gupta Empire, Shri Gupta, and also It Singh, a Chinese traveler, wrote about him and also wrote about Buddhism in Gupta period. चाइनीज़ मोनेस्ट्री जो थी वो श्री गुप्ता ने बनवाई थी नालंदा के पास, ये भी इट सिंह ने अपने ट्रैवलर्स में या फिर अपने ट्रैवलर अकाउंट्स में लिखा है। ऑल्सो ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। अब इस चैप्टर में आप लोग आगे देखेंगे कि बहुत सारे जो गुप्ता रूलर्स हैं उन्होंने अलग अलग टाइटल्स लिए थे। यू मस्ट रिमेंबर दीज टाइटल्स बिकॉज कभी कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम दिस टाइटल और हु वॉज ऑल्सो नोन बाय दिस टाइटल। तो इसलिए ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से किंग ने कौन सा टाइटल लिया था। ओके, सो इन अ नटशेल श्री गुप्ता द फाउंडर ऑफ गुप्तास और द गुप्ता एम्पायर। हाउ कैन वी नो अबाउट श्री गुप्ता? बिकॉज जो चाइनीज ट्रैवलर थे इट सिंह, उन्होंने श्री गुप्ता के बारे में लिखा है और ये भी बताया गया है कि उन्होंने या श्री गुप्ता ने एक चाइनीज मोनेस्ट्री भी बनाई थी नालंदा के पास एंड ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। नेक्स्ट इज घटोत्कच गुप्ता। घटोत्कच गुप्ता जो है इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वाकाटका इंस्क्रिप्शन से। इन्होंने भी महाराजा का टाइटल लिया था। बोथ ऑफ देम श्री गुप्ता एंड घटोत्कच गुप्ता वर नोन एज इंपीरियल गुप्ताज। नेक्स्ट कम एन इम्पॉर्टेंट गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता वन। सो चंद्रगुप्ता वन जो थे he was an important or a very significant role he had in the Gupta Empire. His period dates around 320 CE and he was the son of Ghatotkacha Gupta. तो घटोत्कच गुप्त के जो बेटे थे वो चंद्रगुप्त वन थे। उनका पीरियड 320 CE या 320 CE के अराउंड हम कह सकते हैं। ही मैरिड कुमारा देवी। कुमारा देवी अभी हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंस पढ़ा था दैट कुमारा देवी वॉज द ओनली वुमेन जिनको हम कॉइन्स पर देख पाते हैं या कॉइन्स पर उनकी इमेज देख पाते हैं।
इट इज़ मैंशनड इन कौमुदी महोत्सव, या चंद्रगुप्त वन के बारे में कौमुदी महोत्सव जो है विच इज़ अ लिटरेरी सोर्स, वहाँ पर मैंशनड है। वहाँ ये भी बताया गया है कि जो कॉइन्स थे जो चंद्रगुप्त वन के रेन के टाइम आए थे, वहाँ पर 2 तरह के कॉइन्स आए थे, द क्वीन एंड किंग एंड क्वीन अलोन ऑल्सो। मीन्स देखिए यहाँ पर आप कॉइन्स देख रहे हैं, इसमें क्वीन और किंग दोनों हैं कॉइन के ऊपर, जबकि अगर आप एक कॉइन देखें यहाँ पे सिर्फ क्वीन है। तो ऐसे कॉइन्स जो हैं जो हमें गुप्ता पीरियड के अराउंड मिले, वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त वन के टाइम या चंद्रगुप्त वन के रेन के टाइम हमें जो कुमारा देवी हैं वो भी कॉइन्स पर देखने को मिलती हैं, एंड जो किंग और क्वीन है उनके भी इमेजेस हमें कॉइन्स पर देखने को मिलते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो थे वहाँ पे उनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन। हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। नाउ कोर्ट पोएट, जैसे आप लोगों ने अगर मुगल एम्पायर पढ़ा हो तो मुगल एम्पायर में अकबर के भी कोर्ट पोएट थे। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अकबर बिकॉज तानसेन वॉज अ वेरी फेमस पोएट फ्रॉम अकबर्स कोर्ट, सो इसलिए हम यहाँ पर एक ईजी सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं दैट हरिसेन द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता had also written in Prayag Prashasti or has also mentioned Samudragupta in Prayag Prashasti. Prayag Prashasti is the Allahabad pillar inscription. समुद्रगुप्त के बारे में हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन से नॉलेज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल गया इंस्क्रिप्शन, नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन। ईरान स्टोन द एरिया नियर भोपाल, ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें बताते हैं पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के बारे में जो कि समुद्रगुप्ता ने किए थे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में। पॉलिसी ऑफ दिग्विजय जो थी वो फॉलो की थी समुद्रगुप्ता ने कॉन्क्वेस्ट के केसेस में। जैसे पॉलिसी ऑफ दिग्विजय क्या होती है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब कोई भी किंग बहुत सारे किंगडम्स पर या बहुत सारे किंगडम्स के साथ वॉर करके उनको जीत लेते हैं और उनको अपने किंगडम में शामिल कर लेते थे, तब उस किंग को दिग्विजय कहा जाता था। So Samudragupta also followed the policy of Digvijay. All this is mentioned in Prayag Prashasti by his court poet Harisen. ये ज़रूर याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। So please remember who was the court poet of Samudragupta and what inscription was written by him. Then उन्होंने नॉर्थ इंडिया को अनेक्स किया and he went up to ताम्रलिप्ति. He had conquered 12 states at दक्षिणापथ and gave back. Now see, हमने इनिशियली क्या देखा कि उन्होंने दिग्विजय की पॉलिसी फॉलो की। कैसे? अनेक्सेशन किया, जो किंगडम्स थे उनको या जो स्मॉल स्मॉल प्रोविंसेस थे, किंगडम्स थे, उनको अपने किंगडम में शामिल किया एंड फाइनली ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय। बट लेटर व्हाट ही डिड वाज 12 स्टेट्स जो थे दक्षिणापथ पे उसको उन्होंने कॉन्कर किया। कॉन्कर करके जो वहाँ के किंग थे, जो जिस भी किंगडम को कॉन्कर किया उनके किंग को वापस दे दिया। गवर्नर की तरह वो रूल करने लग गए पर उसको अपने किंगडम में अनेक्स नहीं किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धर्म विजय। गोल्ड कॉइन्स वर इशूड ड्यूरिंग समुद्रगुप्ता एंड मस्कुलर इमेजेस वर देयर। गोल्ड कॉइन्स जो होते थे वो इशू किए जाते थे समुद्रगुप्ता के टाइम। वहाँ पर जो गोल्ड कॉइन्स है वहाँ पर हमने देखा कि समुद्रगुप्ता की एक मस्कुलर, इट शुड बी MASCULAR, तो मैस्कुलर इमेजेस हैं समुद्रगुप्ता की। वहाँ पर किसी किसी कॉइन पे समुद्रगुप्ता को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। ऑल्सो ही हैड परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ। सो किसी किसी कॉइन पर यह भी बताया गया है कि समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। छोटी छोटी इमेजेस होती थी जो कि कॉइन्स पर हमें समुद्रगुप्ता की लाइफ या फिर सोसाइटी के बारे में बताती थी। समुद्रगुप्त was also known as the Napoleon of India by B.A. Smith. B.A. Smith, a noted historian, had called Samudragupta the Napoleon of India. Chandragupta II. So till now we have dealt with Chandragupta I, Ghatotkacha, Shrigupta, Samudragupta, and now we will deal with Chandragupta II. He was also known as Vikramaditya, and Mehrauli iron pillar inscription is a very important source of information about Chandragupta II. Also, he has been mentioned in the literary source Devi Chandraguptam. Harshcharit, Kavya Mimamsa, written by Rajshekhar, they also mention him. एंड आयरन पिलर इन दिल्ली, जो कि आयरन पिलर इन दिल्ली में जो है मेहरौली में, वहाँ पर अगर आप देखें तो वो चंद्रगुप्त II के रेन के टाइम बना था। और वहाँ पर जो आयरन यूज़ किया है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि वो आज तक रस्टिंग नहीं हुई है उस आयरन पे। सो यू कैन लुक एट द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज ड्यूरिंग दैट एज। मतलब उस एरा में भी इतनी अच्छी क्वालिटी का आयरन यूज़ किया गया था कि आज तक उसमें रस्टिंग ही नहीं हुई है, जंग नहीं आया है आयरन में, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पिलर. He helped in the political unity of India. Copper and silver coins were used during his reign, and silver coin was used for the first time. इनके reign के time Fayan visited India and he also had Navratnas in his court.
गोल्ड कॉइन्स जो थे उनको चंद्रगुप्त टू के रेन में दिनार कहा जाता था। नाउ वी टॉक्ड अबाउट नवरत्नास इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के रेन में या चंद्रगुप्त टू के रूल में या उनके किंगडम में उनके कोर्ट में नवरत्नास रहा करते थे। नवरत्नास अपनी अपनी फील्ड में कुछ लोग बहुत प्रोमिनेंट होते थे या अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने महारत हासिल की हुई थी या स्कॉलर्स थे, उनको चंद्रगुप्त टू ने अपने कोर्ट पोएट बनाया था या नवरत्ना बनाया था। फॉर एग्जाम्पल शपंक, उनको एस्ट्रोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कॉलर थे तो उनको एक नवरत्ना बनाया गया था, वो एक नवरत्न थे। धन्वंतरी वॉज अ स्कॉलर इन मेडिसिन। कालिदास पोएट्री एंड ड्रामा हम लोगों को पता ही है, हमने पढ़ा ही है, कालिदास की तो बहुत सारी फेमस बुक्स हैं। अमर सिंह अमरकोश, अभी हमने पढ़ा अमरकोश लिखी है अमर सिंह ने। ही वॉज अ स्कॉलर इन लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी इज कंपाइल जो लोग करते हैं उन डिक्शनरीज को, उनको लेक्सिकोग्राफर्स कहा जाता है एंड द स्टडी इज नोन एज लेक्सिकोग्राफी। सो अमर सिम्हा वॉज अ लेक्सिकोग्राफर। वराहमिहिर एस्ट्रोलॉजी में फेमस थे। वरारुचि ग्रामर। संकु एंड घटाकरापारा इन आर्किटेक्चर। सो दे वर द नवरत्नास ऑफ चंद्रगुप्ता टूज कोर्ट। नाउ कम कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता का जो रेन था या उनका जो पीरियड था दैट डेटेड फ्रॉम 415 टू 455 CE. He was also known as Sakaraditya and Mahendraaditya. He had established the Nalanda University. This is a very important line. Please remember it. Who had established Nalanda University? It was Kumaragupta I. He also performed Ashwamedh Yajna and he was a worshipper of Lord Kartikeya. सी अगर आप ज़्यादातर देखें तो लॉर्ड कार्तिकेय या फिर जो लॉर्ड विष्णु हैं उनके बहुत सारे जो अवतार हैं उनकी बहुत पूजा होती थी। हमने लास्ट लेक्चर में संगम लिटरेचर में भी पढ़ा था या संगम एज में भी पढ़ा था कि लॉर्ड मुरुगन जो थे वो भी पूजे जाते थे। ही वॉज ऑल्सो एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कार्तिकेय। ऐसे ही कुमारगुप्त की अगर बात करें तो ही वॉज ऑल्सो अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। ही हैज़ बीन मेंशन्ड इन मंदसौर इंस्क्रिप्शन, करंदंड इंस्क्रिप्शन, दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड मेनी मोर। तो इन सारे इंस्क्रिप्शंस में कुमारगुप्ता के बारे में मेंशन किया गया है जहाँ से हमें उनके रूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्ता हैज़ बीन मेंशन्ड इन इंदौर इंस्क्रिप्शन, भीतरी इंस्क्रिप्शन एट उत्तर प्रदेश एंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। कुमारगुप्ता, सकरादित्य एंड महेंद्रादित्य, जबकि अगर स्कंदगुप्त की बात करें ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ऑल्सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्ता हुना इन्वेजन टुक प्लेस। हुना इन्वेजन क्या हुआ था कि जो सेंट्रल एशिया की तरफ से एक ट्राइब थी, हुना ट्राइब या हुनास भी कहा गया उनको, तो उनका इन्वेजन हो गया था। और जब स्कंदगुप्ता के टाइम उनका इन्वेजन हुआ तो स्कंदगुप्ता दो डिफीटेड देम, उन्होंने हरा दिया था स्कंदगुप्ता ने हुन्स को, हुनास को, बट जो रिसोर्सेज थे कंट्री के या जो स्टेट के रिसोर्सेज थे वो लॉन्ग बैटल्स में बहुत ज़्यादा खर्च हो गए थे। तो इसलिए भले ही वो जीत गए थे बट फाइनली जो स्टेट का फाइनेंस है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ था। चंद्र व्याकरण, कथा सरित सागर, दे मेंशन द विक्ट्री ऑफ स्कंदगुप्ता ओवर हुनास। अगर हम कथा सरित सागर और चंद्र व्याकरण की बात करें तो वहाँ पर स्कंदगुप्ता और हुना इन्वेशन या स्कंदगुप्ता और हुनास का जो बैटल है वो बताया गया है और उसमें स्कंदगुप्ता की विक्ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। नाउ हाउ वाज द सोसाइटी एंड रिलीजन ड्यूरिंग गुप्तास? The society was prosperous, people were mostly vegetarian and alcohol was basically not allowed, onion and meat were avoided, people were benevolent, no theft, hence no locks। अब इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था कि यह सोसाइटी इतनी अच्छी थी गुप्ता पीरियड में कि वहाँ पर चोरी ही नहीं होती थी, और चोरी नहीं होती थी इसलिए लोगों के घर में ताले ही नहीं लगते थे, इतनी अच्छी सोसाइटी थी। चंडालास वर आउटकास्ट, एक ग्रुप होता था लोगों का जो आउटकास्ट कर दिए जाते थे, और जो आउटकास्ट होते थे या जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होते थे उन लोगों को चंडालास कहा गया था। सोसाइटी वॉज वेरी मॉरल और मॉरल बेस्ड और मोरालिटी बेस्ड। रिलीजन, वैदिक रिलीजन फॉलो किया जाता था विच फ्लरिश्ड इन द एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। लॉर्ड विष्णु वॉज वर्शिप्ड। बुद्धिज्म भी कई जगह पे प्रैक्टिस किया जाता था जैसे पंजाब, मथुरा एंड बंगाल। Now there was a particular practice of giving land grants to Brahmins। जो ब्राह्मण्स होते थे, क्योंकि देखो वर्णा सिस्टम तो था, वर्णा सिस्टम एग्जिस्ट करता था, इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द सोर्सेज दैट वी गेट कि वर्णा सिस्टम एग्जिस्ट करता था एंड ब्राह्मण्स वर द टॉप मोस्ट वर्णा, वर कंसिडर्ड द टॉप क्लास ऑफ वर्णास। तो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दी जाती थी, मतलब ज़मीन दी जाती थी एज ग्रांट, और उस प्रैक्टिस को कहा गया था ब्रह्मदेव। Varna system was very rigid and bhakti and ahimsa were practiced.
भक्ति कल्चर की शुरुआत यहाँ से हो गई थी, ये भक्ति रिफॉर्म्स की शुरुआत यहाँ से हो गई थी, वैष्णविज्म एंड एट्सेट्रा। महायान बुद्धिज्म जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ आ रहा था, उसका रेलिवेंस खत्म हो रहा था। ऑल्सो शक्ति कल्ट इमर्ज, द वर्शिपिंग ऑफ गॉडेस इमर्ज्ड इन गुप्ता एम्पायर। Now what was the status of women? Basically women were dependent on men for their livelihood. There were no property rights for women and Iran inscription also mentions सती। ईरान इंस्क्रिप्शन जो है भोपाल में वो ये भी बताता है कि सती प्रैक्टिस वहाँ पर प्रेवलेंट थी, सती प्रैक्टिस होती थी। विमेन मेन पर डिपेंड करती थी अपने लाइवलीहुड के लिए और उनको कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलती थी, उनको सिर्फ स्त्रीधन की राइट थी। स्त्रीधन क्या होता था कि जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो जो लड़की के फादर होते थे वो उसको कुछ गिफ्ट दिया करते थे, वही स्त्रीधन होता था। उसके अलावा किसी प्रॉपर्टी पर जो विमेन थी उनकी कोई राइट नहीं होती थी। बेसिकली पैट्रियार्कल सोसाइटी थी और जो सन थी, बस सन थे, उन्हीं को या जो बेटा होता था घर का उन्हीं को प्रॉपर्टी राइट्स मिलती थी। तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर नहीं थी। Also, the practice of prostitution existed and the prostitutes were called ganikas. Austere life for widows. Widows used to have an austere life. Administration, किंग ने हमने देखा अभी पिछली स्लाइड्स में कि बहुत सारे टाइटल्स किंग अज्यूम करते थे, जैसे महाराजा, आदिराज, परमेश्वरा, विक्रमादित्य, एकाधिराज एट्सेट्रा। ऑल्सो द किंग वॉज असिस्टेड बाय अ मंत्री एंड अ सचिव। आर्मी में एलिफेंट्स यूज किए जाते थे। एंड भात अश्वपति वॉज द कमांडर ऑफ इन्फेंट्री एंड कैवलरी। इन्फेंट्री इज द फुट सोल्जर्स। ऐसे ही संधि विग्रहिका वॉज द फॉरेन मिनिस्टर। ऐसे याद रखिएगा इन वर्ड्स को, संधि विग्रहिका, संधि विग्रहिका। जब भी कोई वर्ड ऐसे आपको याद ना हो तो यू कैन ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। संधि विग्रहिका वॉज द फॉरेन मिनिस्टर। ऐसे ही दंड पासाधिकारिणा वॉज द पुलिस चीफ। नाउ व्हाट वर द इकोनॉमिक कंडीशन? मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉज लैंड। देखिए सीधे सीधे यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मदेय प्रैक्टिस थी लैंड ग्रांट्स की, जो ब्राह्मण्स को दिया जाता था, अब क्योंकि लैंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है इसीलिए जो लैंड है वही दिया जाता था ब्राह्मण्स को, एंड इट वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सो लैंड की यहाँ इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टेट में इनिशियली तो एक्सक्लूसिव ओनरशिप थी, पर धीरे धीरे जो फीडरल लॉर्ड्स हैं या फिर ओनरशिप थी या प्रॉपर्टी राइट्स थी वो धीरे धीरे डिवाइड होने लग गई थी। लैंड ग्रांट्स जो थे वो किंग दिया करते थे। ये पहाड़पुर जो पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर इसका मेंशन है। उस्तपाला, ही वॉज द इंचार्ज हु यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल लैंड ट्रांजैक्शंस। नाउ द लैंड वॉज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, द कल्टिवेबल लैंड वॉज नोन एज क्षेत्र, बेस लैंड वॉज नोन एज खिला, जंगल वॉज नोन एज अपराहता, हैबिटेबल लैंड बस्ती, एंड पैस्चर लैंड गपाता सरा। ठीक है, ये अलग अलग नाम हैं जो लैंड को डिवाइड किया गया था, उनके अलग अलग नाम दिए गए थे। डू रिमेंबर देम। इरिगेशन प्रोमिनेंट था, कैनाल इरिगेशन, लेक्स, टैंक्स, वेल्स, ये सब होता था। और अगर कोई भी इरिगेशन वर्क में कोई न्यूसेंस क्रिएट करता था या मिसचीव करता था तो उन पर एक फाइन लगाया जाता था, विच वॉज नोन एज बृहस्पति। तो इरिगेशन इंपॉर्टेंट था, वाटर वॉज टेकन केयर ऑफ। तो वाटर जो था उसको वेस्ट नहीं किया जाता था और वाटर या लेक्स, कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स ये सब ज़रूर बनाए जाते थे। और अगर कोई इरिगेशन वर्क में कोई मिसचीव करता था, कोई न्यूसेंस करता था, उनके ऊपर बृहस्पति नाम का फाइन लगाया जाता था। इंडस्ट्रीज ऑफ पॉटरी एंड टेराकोटा, माइनिंग, क्लोथ्स या क्लोथिंग, स्कल्पचर्स, मेटलर्जी, ये सब की इंडस्ट्रीज गुप्ता एम्पायर में प्रेजेंट थी। माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में अमर सिंह की जो अमरकोश है, जो कि एक नवरत्ना भी थे, उन्होंने जो बुक लिखी थी अमरकोश, उसमें भी माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में मेंशन किया गया है। आयरन वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री यूज और नॉन मिलिट्री पर्पस। जो ट्रेड थी वो डिसेंट्रलाइज थी, प्राइजेस भी नॉन यूनिफॉर्म थे। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर सिस्टम नहीं था ऑल ओवर द एम्पायर, डिस्ट्रीब्यूटेड थे क्योंकि स्टेट कंट्रोल में नहीं थे। जो फीडेटरीज थे वो कहीं ना कहीं रूल कर रहे थे या वो कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे थे प्राइजेस को। So the prices were non-uniform. Dishonesty was not allowed. Merchants or the merchant guilds such as Shreshti or Sethi and Sarthavaha were prominent. External trade consisted of castor oil, textiles, spices, horses, elephant. ये सब सिलोन को externally ट्रेड किए जाते थे या इंटरनेशनल ट्रेड होती थी इन कमोडिटीज़ की। एंड गिल्ड्स वर मेंशन्ड इन कलचुरी इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो यहाँ पर भी गिल्ड्स का मेंशन है। हम ये कह सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर में भी गिल्ड्स एग्जिस्ट करती थी।
टैक्सेशन, अलग अलग तरह के टैक्सेशन सिस्टम्स होते थे. फॉर एग्जाम्पल बलि वॉज द कंपल्सरी टैक्स, उपानिकार द सरचार्ज, हिरण्य टैक्स ऑन गोल्ड कॉइन्स, शुल्क वॉज द कस्टम्स ड्यूटी, हलिवकर वॉज द प्लव टैक्स, एंड भाग वॉज 1/6 ऑफ द टैक्स दैट वॉज टू बी पेड बाय द पीपल टू द किंग. नाउ आप लोगों ने कई जगह पर पढ़ा होगा वाई गुप्ता एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज. कई जगह पे आपने देखा होगा गुप्ता एज, द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया और द गोल्डन पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया. नाउ हैव यू एवर वंडर्ड वाई इज इट कॉल्ड गोल्डन एज? लेट्स डिस्कस इट. It was called golden age because it was the second biggest empire after Mauryas. मौर्यास के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा एम्पायर उभर के आया था, that was the Gupta Empire. Also it was a period of cultural rejuvenation. Cultural rejuvenation कैसे? हमने अभी देखा था कि भक्ति कल्ट इमर्ज हो रहा था, वेरियस भक्ति रिफॉर्मर्स आ रहे थे, तो it was a period of cultural rejuvenation. Also architecture, science and technology and literature. Sorry for the spelling mistake. It should be Literature. So architecture, science and technology and literature developed during Gupta period. Establishment of universities, नालंदा, विक्रमशिला ऐसी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी गुप्ता एम्पायर के टाइम. गोल्ड कॉइन्स इशू हो रहे थे. फेमस पर्सनालिटीज फॉर एग्जाम्पल पाणिनि, विष्णु शर्मा. प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड फेमस बुक written by Vishnu Sharma. If anybody knows it, then please mention in the comment section. Vishnu Sharma has written the famous book Panchatantra. So पाणिनि, विष्णु शर्मा, जीवक द मेडिकल एक्सपर्ट, वराहमिहिर, ये सब फेमस पर्सनालिटीज़ थी गुप्ता पीरियड की. इसलिए हम कह सकते हैं कि गुप्ता एज जो थी वो गोल्डन एज थी एंशिएंट इंडिया की. नाउ सम स्कॉलर्स और सम हिस्टोरियंस आल्सो कॉल दैट इट इज़ नॉट और आल्सो बिलीव दैट इट इज़ नॉट द गोल्डन एज. कुछ स्कॉलर्स या कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, गुप्ता एज जो थी वो गोल्डन एज नहीं थी. क्यों नहीं थी? उनका कहना है फॉर एग्जाम्पल कि जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा पुअर थे. डिसेंट्रलाइज सिस्टम था. जो पीजेंट्स थे या जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन तो बहुत ख़राब थी. उनको बलि, भाग इस तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे. चाहे कोई भी कैसा भी मॉनसून हो उनको टैक्स देना ही पड़ता था. तो उनकी कंडीशन तो बहुत बुरी थी. ऑल्सो द वर्ना सिस्टम वॉज वेरी रिजिड. बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड वर्ना सिस्टम था. ये बहुत बुरी चीज़ थी. हुन इन्वेजन हो गया था तो इसलिए बार बार इन्वेजन्स हो रहे थे तो किंग की प्रेस्टीज ख़त्म होती जा रही थी. अब क्योंकि इतने सारे इन्वेजन्स होंगे, अगर वॉर होगी, वॉर में पैसा भी लगेगा. पैसा लगेगा तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब एम्पायर के पास पैसा ही नहीं बचेगा एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी डिक्लाइन. किंग्स पॉलिटिकल पावर डिक्लाइन ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन एंड फीडलिज्म की शुरुआत हो गई थी. फॉर एग्जाम्पल अ फीडल लॉर्ड यशोधर्मन इमर्ज आउट ऑफ द गुप्ता एम्पायर. यशोधर्मन वॉज अ फीडल लॉर्ड. देखो किसी भी एम्पायर में अगर फीडल लॉर्ड्स आगे आने लग गए ना, या फीडल लॉर्ड्स इमर्ज होने लग गए, तो वहीं पर ये प्रूव हो जाता है कि जो किंग है उनकी अथॉरिटी अब कम हो रही है. सो इन एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं या इन प्रूफ से हम ये कह सकते हैं कि गुप्ता एज कैन नॉट बी कॉल्ड अ गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया. हाउ डिड इट डिक्लाइन और व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर? सी, इट डिक्लाइन बाय 550 CE and economic conditions, for example decline in gold coin etc. led to the decline or the end of the empire. अब गोल्ड कॉइन्स में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया. अब गोल्ड कॉइन्स नहीं आने लगे तो जो दूसरे मेटल के कॉइन्स बनने लगे उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होने लग गई. वो एक रीज़न बना. फीडलिज्म, फीडल लॉर्ड्स इमर्ज करने लग गए. सक्सेसर जो थे या कुमार गुप्ता या स्कंद गुप्ता के बाद जितने भी सक्सेसर्स आए, दे वर वीक सक्सेसर्स. वो एम्पायर को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए. ब्राह्मणिकल लैंडलॉर्ड्स जो थे वो अरोज होने लग गए थे. कैसे? क्योंकि ब्रह्मदेय की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी. तो अगर आप लैंड किसी को दे रहे हैं, धीरे धीरे आप काफ़ी लोगों को, अगर जो ब्राह्मण्स हैं या ब्राह्मण प्रीस्ट हैं, उनको लैंड दे देंगे तो वो तो लैंड लॉर्ड बन जाएंगे. तो और क्योंकि सैलरी भी लैंड ग्रांट्स में ही दी जाती थी, कोई कैश सैलरी का सिस्टम था नहीं, काइंड में दी जाती थी. तो ब्राह्मणिकल जो थे लैंडलॉर्ड्स वो इमर्ज कर गए, ब्राह्मण लैंडलॉर्ड बन के बैठ गए और प्रेजेंट्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो शुरू हो गया. बीवर कम्युनिटी इतने एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वहाँ से धीरे धीरे माइग्रेट करने लग गए, क्योंकि उनको जब देखा कि इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पा रही है, गोल्ड कॉइन्स की कंडीशन बहुत डिक्लाइन कर रही है, तो अल्टीमेटली उनको लगा कि यहाँ पर अब हमारे पास क्योंकि सैलरी भी नहीं मिल रही है, ब्राह्मण्स या जो प्रीस्ट हैं वो लैंडलॉर्ड्स हैं, तो धीरे धीरे उनका माइग्रेशन शुरू हो गया. फॉरेन इन्वेजन्स कंटिन्यूसली हो रहे थे. फॉर एग्जांपल हुन इन्वेजन की अगर बात करें तो बार बार इन्वेजन्स हो रहे थे, तो किंग की प्रेस्टीज गिर रही थी. बार बार जनता को लग रहा था कि किंग हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं. हुन इन्वेजन से अपने स्टेट को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज स्टेट के यूज़ हो रहे थे. अल्टीमेटली ऑल दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर. हुन इन्वेजन की अगर बात करें तो तोरामन
and Mihirkul. They were two important ruler or two important Huna kings. Toraman came to Gandhar and Malwa during Bhanugupta, and Guptas lost to him, or Guptas were defeated by him. फाइनली हुनास चले गए और तोरामन वेंट टू द आजीविका सेक्ट, जैनिज्म, उन्होंने जैनिज्म को एनफोर्स कर लिया था या जैनिज्म की तरफ चले गए थे तोरामन. देन मिहिरकुल सन ऑफ तोरामन ही रिटर्न. नरसिम्हा गुप्ता के टाइम वो आए. ऑल्सो ड्यूरिंग हिज रूल गुप्ताज वर डिफीटेड. अब जब इतने इन्वेजन हो रहे थे तो फाइनली धीरे धीरे जो रिसोर्सेज थे सारे स्टेट के ख़त्म हो गए, एंड दिस पॉसिबली कुड हैव लेड टू द decline of Gupta Empire. I hope you have enjoyed the lesson. Thank you.